So hello everyone, welcome back to another video on this channel. First of all, thanks for all the support and the feedback that I've gotten in the last video. मैंने एक पोल डाला था चैनल के ऊपर टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द ऑडियंस एंड आई रियलाइज कि सम ऑफ द पीपल वांट द पर्सनल नोट्स एंड काफ़ी लोग चाह रहे हैं कि हम प्रिपरेशन करें इस चैनल के थ्रू, बट आई विल बी रियली ऑनेस्ट, आई एम नॉट द एक्सपर्ट इन ऑल द सब्जेक्ट्स इन ऑल द यूनिट्स. सो अगर मैं खुद कह रहा हूँ कि आप एक सर्टिफाइड एक क्वालिफाइड रिसोर्स से पढ़ें, तो मैं ही अगर खुद स्टार्ट कर दूंगा सब कुछ, देन इट वोंट बी appropriate, it would rather be hypocrite. तो although I have a command over few topics, तो अगर आप चाहते हैं तो हम financial management, we can study accountancy, we can go on with the financial markets and marketing management, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे. ओके, तो द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी दैट आई एम गोइंग टू शो यू माई पर्सनल नोट्स फ्रॉम दिस यूनिट 6 ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड विल डिस्कस अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू मेक नोट्स, कैसी चीज़ों को हमें पिन पॉइंट करना है जो एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही हम टॉपिक को भी गो थ्रू करेंगे. किसके लिए बेनिफिशियल है? जिसने ऑलरेडी मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ लिया है तो उसके लिए एक अच्छा चांस है गो थ्रू करने का. और बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हैं कि हम टेस्ट सीरीज काइंड ऑफ करें, मतलब काइंड ऑफ प्रैक्टिस MCQs करें इस चैनल के ऊपर, तो डू लेट मी नो. वी कैन शेड्यूल अ लाइव सेशन, वी कैन डू practice sessions from multiple units also. Okay, so now without wasting your time, I would just start and show you my notes, and before that I'll show you the resources. तो देखिए भाई, यूनिट 6 की हम मार्केटिंग मैनेजमेंट को आज डील करने वाले हैं. मैंने ये नोट्स बनाए थे while studying NCERT. You can get the NCERT PDF from NCERT's ऑफिशियल वेबसाइट. वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाती हैं, आप उन PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं. Also you have to make use of this PDF in creating MCQs also. तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे इन PDF से हम MCQs को जनरेट करेंगे. बट एक मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप फिजिकल बुक से पढ़ें रादर देन लर्निंग फ्रॉम डिजिटल फॉर्मेट. फिजिकल ज़्यादा सही रहता है, ठीक है. उसके अलावा आप MCQs अटेम्प्ट कर सकते हैं मीना वर्मा की बुक से, और आप CUET की कोई भी बुक उठा सकते हैं. वहाँ पर आपको प्लेथोरा ऑफ MCQs मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है. एनीवे स्टार्ट करते हैं. ये देखिए, अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ पर MCQs मैंने एक चैनल से देखे थे विच इज़ अकाउंटिंग मास्टर क्लास. काफ़ी बेहतरीन चैनल है. यहाँ पर आपको सिर्फ मार्केटिंग नहीं, आपको यहाँ पे अकाउंटेंसी, FM, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, हर टॉपिक, मतलब अकाउंटेंसी की पूरी अम्ब्रेला में जितने भी सब्जेक्ट्स बैठते हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे. तो डू चेक आउट दिस चैनल ऑल्सो. तो देखिए भाई, मेरी ऐसी कुछ नोटबुक्स मैंने बना रखी है हर एक यूनिट के लिए. जैसे मार्केटिंग की बना रखी है, स्टैट्स इको एक ही में है. उसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनल ट्रेड और बिजनेस स्टडीज़ की 11th की जितनी भी किताबें हैं, मनी एंड बैंकिंग हो गया. तो ऐसी एक किताब को मैं आज आपके साथ ओपन करने वाला हूँ. आप मुझे बताइएगा कि कैसा फॉर्मेट आप चाहेंगे, मतलब डू यू जस्ट वांट टू सी द PDF, तो हम फोटोज़ क्लिक करके इनका PDF कन्वर्ट कर देंगे, वो भी हो सकता है, ठीक है. तो मेरी जो मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो ये नोटबुक है, ये ऐसे कुछ शुरू होती है. मैंने हर नोटबुक को शुरुआत में मार्क कर रखा है कि उसमें क्या है, ठीक है. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट हम स्टार्ट करते हैं शुरुआत से. अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू हैव स्टडीड मार्केटिंग मैनेजमेंट बिफोर, देन दिस वुड बी रियली हेल्पफुल. अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये एक एप्रोप्रिएट सोर्स नहीं है मार्केटिंग मैनेजमेंट को शुरुआत से पढ़ने का. खुद पढ़िए पहले, उसके बाद ऐसी वीडियोस को देखें, ठीक है. ये वीडियो या कोई और वीडियो को. तो देखिए, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब एक्सचेंज होता है. मतलब व्हेन यू आर एक्सचेंजिंग गुड्स बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर, इसको हम मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं. तो जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जा रही हैं ताकि जो गुड्स हैं वो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुँचे, उन सारी एक्टिविटीज़ को मार्केटिंग एक्टिविटीज़ बोलते हैं. बहुत क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ पर दे वुड आस्क यू कि ये किसने कहा था, हु सेड व्हाट, एंड इट्स रियली डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दीज नेम. बट फिलिप कॉटलर काफ़ी कॉमन नेम है मार्केटिंग जब हम पढ़ते हैं. ही ऑल्सो इज़ नोन एज द फादर ऑफ मार्केटिंग. तो
उनकी कई बातों को तो एटलीस्ट आप लोगों को देखना है। तो मैंने यहाँ पे देखा था, जैसे मार्केटिंग टेक्स अ डे टू लर्न, अनफॉर्चुनेटली इट टेक्स अ लाइफ टाइम टू मास्टर इट। एक दिन में आप मार्केटिंग समझ तो जाएंगे, पर उसको मास्टर करने में लाइफ टाइम निकल जाती है, फिलिप कॉटलर ने कहा था। तो मेरी अप्रोच ये थी कि जो 2-3 फेमस नाम है उनकी कई बातों को देख लो, क्योंकि हर किसी की कई बात को देखना इम्पॉर्टेंट या इम्पॉसिबल हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो दूसरी बात बोली है फिलिप कॉटलर ने, मार्केटिंग बिगिंस वे बिफोर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर द गुड्स आर सोल्ड। तो ये तो मार्केटिंग की डेफिनेशन भी हम लोगों ने पढ़ी है कि मार्केटिंग प्रोडक्शन से बहुत पहले शुरू हो जाता है। जब हम मार्केट को सर्च करते हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी नीड्स क्या हैं, हम उसके हिसाब से प्रमोशन टेक्निक्स ऑप्ट करते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स क्या रहेंगे उन सबको देखते हैं। तो ये प्रोडक्शन से बहुत पहले शुरू हो जाता है और इवन सेलिंग के बाद भी शुरू रहता है। मतलब अगर हम पोस्ट सेलिंग सर्विसेज के बारे में बात करें तो मार्केटिंग पूरा का पूरा एक साइकिल है जो शुरू होता है इवन बिफोर योर प्रोडक्शन एंड एंड्स इवन कंटिन्यूज इवन आफ्टर सेलिंग इन द फॉर्म ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोशल प्रोसेस बोलते हैं मार्केटिंग को, और ये भी फिलिप कॉटलर ने दिया था कि सोशल प्रोसेस मार्केटिंग को बोला जाता है, ठीक है। इन मॉडर्न टाइम्स मार्केटिंग इज कंसिडर्ड एज अ सोशल प्रोसेस। वाई डू वी कॉल दिस अ सोशल प्रोसेस? बिकॉज हम यहाँ पर इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इंटरैक्टिंग कर रहे हैं, परसुएट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसलिए इसको सोशल प्रोसेस बोला जाता है। वेरी इजी टू रिमेंबर। सोशल का मतलब होता है व्हेन यू इंटरैक्टिंग विद पीपल। तो अगर आप एक बायर एक सेलर से बात कर रहा है या एक सेलर एक बायर को परसुएट कर रहा है, दोनों तरीके से ही हो सकता है। तो वहां पर एक सोशल कॉन्वर्जेशन हो रहा है, एक सोशल इंटरैक्शन हो रहा है, जहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को परसुएट कर रही है। जरूरी नहीं है कि हमेशा सेलर ही परसुएट करे बायर को कि भाई मुझसे सामान परचेज कर। कभी कभी बायर भी परसुएट कर सकता है सेलर को। तो दोनों पर्सन यहां पर मार्केटर बन सकते हैं। बात करेंगे उसके ऊपर भी। एक और डेफिनेशन है काफी इंपॉर्टेंट, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ कंसेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन। ये इतनी सी लाइन देखो मैंने यहाँ पे लिखी, डॉट डॉट डॉट, मैंने आगे पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी है क्योंकि आपको कीवर्ड्स को ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग अगर लिखा है तो ये बात आपको क्लिक करनी चाहिए कि ये AMA, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने ये बात बोली थी। ऑलराइट, तो आप समझिए कि नोट मेकिंग कैसे हो रही है यहाँ पर, वो आपका प्राइमरी एजेंडा है। मार्केटिंग के फीचर्स क्या होते हैं? मार्केटिंग में आप नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। मार्केटिंग प्रोसेस एम्स टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। लोगों को क्या चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। नीड्स और वांट्स दोनों अलग अलग बातें हैं, आई होप आप लोगों ने पढ़ी होगी। नीड्स इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, इसके बिना आप नहीं रह पाएंगे। वांट्स डिजायर से निकलती है, जैसे कि आपको खाना चाहिए तो दैट इज अ नीड। आई एम हंग्री, दैट इज अ नीड, आई नीड फूड। बट इफ यू वांट अ कार, इफ यू वांट अ लग्जरी कार, इफ यू वांट अ लग्जरी हाउस, इफ यू वांट ब्रांडेड क्लोथिंग, तो वो डिजायर से निकलती है। तो पहले उसको फिगर आउट करना पड़ता है। क्रिएटिंग अ मार्केटिंग ऑफरिंग, बहुत जरूरी है मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर कि आप एक ऑफर रखें मार्केट में। ऑफरिंग अ प्रोडक्ट विच सेटिस्फाइज द नीड्स एंड वांट्स ऑफ पोटेंशियल बायर्स। पोटेंशियल बायर्स का मतलब है वो लोग जो अभी आपके बायर बने नहीं है, हु आर नॉट परचेजिंग फ्रॉम यू बट दे माइट परचेज फ्रॉम यू इन द फ्यूचर। और वो तब परचेज करेंगे जब आप उनको कुछ ऑफर करेंगे। तो ये फीचर्स है मार्केटिंग के। कस्टमर वैल्यू, ऑफरिंग सच अ प्रोडक्ट दैट इज बेटर देन द कॉम्पिटिशन, एडेड एडवांटेज, वैल्यू फॉर मनी। एक लाइन लिख के आ जाएगी कि ऑफरिंग अ प्रोडक्ट और क्रिएटिंग एडेड एडवांटेजेस टू द प्रोडक्ट is what feature of marketing? The answer is creating customer value. ठीक है, नोट्स इंपॉर्टेंट उतने नहीं है, नोट्स तो आपको खुद के ही बनाने पड़ेंगे। अपने नोट्स से आप कैसे एडवांटेज लेते हैं, अपने नोट्स को देख के आप कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब है कि आपने गुड्स तो बना दिए, अब ये गुड्स एक्सचेंज कैसे हो रहे हैं, ये फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B कैसे जा रहे हैं, और फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A मनी कैसे आ रहा है। तो गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड फॉर मनी और समथिंग कंसिडर्ड वैल्यूएबल बाय द पीपल। तो या तो वो पैसा होगा, ये कोई और चीज भी हो सकती है। बार्टर सिस्टम एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है जहां पर पैसा की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है,
गुड ए लीजिए, गुड बी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ वैल्यूएबल यहाँ पर होनी चाहिए दोनों पार्टीज के लिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से बात निकल के आती है कि मार्केटिंग में एक्सचेंज को बोला जाता है एसेंस ऑफ मार्केटिंग। जो सारे के सारे फीचर्स होते हैं मार्केटिंग के, उनको बांध कर रखता है हमारा एक्सचेंज। एक्सचेंज नहीं होगा तो मार्केटिंग करना इज यूजलेस। तो एक्सचेंज का होना बहुत ज़रूरी है, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी सामान जाना चाहिए और पॉइंट बी टू पॉइंट ए पैसा आना चाहिए। अब यहाँ पर customers are spread over a wide geographical area, तो goods are exchanged through different levels of distribution through the middlemen। और ये exchange कैसे होता है? with the help of channels of distribution। उसके बाद हम देखते हैं कि exchange की conditions क्या होती हैं। कम से कम 2 पार्टीज यहाँ पर होनी चाहिए एक्सचेंज करने के लिए। दोनों पार्टीज में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, या तो खरीदने की या सामान देने की। ऑब्वियसली बात है, एक पर्सन सामान देने की क्षमता रखना चाहिए और दूसरे पर्सन को सामान बेचने की क्षमता होनी चाहिए। बोथ द पार्टीज शुड बी एबल टू कम्युनिकेट। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पार्टीज एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, किसी पे भी कोई कंडीशन थोपी नहीं जानी चाहिए। वो विलिंगली उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे और वो विलिंगली सामान को बेचेंगे। और बोथ द पार्टीज एंटर इनटू द ट्रांजैक्शंस विलिंगली, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस एक्सचेंज की। अब मार्केट क्या होता है भाई? व्हाट कैन बी अ मार्केट? मार्केट प्रोडक्ट का भी हो सकता है, जहां पर प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, शेयर्स, फूड एटसेट्रा। कोई भी प्रोडक्ट की अगर वहां पे एक्सचेंज में हो रही है तो उसको हम प्रोडक्ट मार्केट बोलेंगे। ज्योग्राफी के हिसाब से भी मार्केट को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। अगर सामान कंट्री के अंदर बिक रहा है तो डोमेस्टिक, अगर बाहर बिक रहा है तो इंटरनेशनल। बायर वाइज भी हम मार्केट को कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर हम कंज्यूमर मार्केट की बात करें तो वो उन प्रोडक्ट्स में डील करता है जो फाइनल कंजम्पशन के लिए बनी होती है, मतलब उनको आगे जाकर यूज नहीं किया जाएगा। पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिनको फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, जैसे आयरन, स्टील, ग्लास, ये सब। वॉल्यूम ऑफ सेल्स, अगर छोटे यूनिट्स में आप सामान को परचेस कर रहे हैं तो उसको रिटेल मार्केट कहते हैं। अगर लमसम या बल्क में परचेस करते हैं तो उसको होलसेल कहते हैं, ठीक है। मॉडर्न मार्केटिंग अप्रोच क्या है? मॉडर्न मार्केटिंग कहती है कि मार्केट जो है वो एक सेट है एक्चुअल और पोटेंशियल बायर्स का, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे दोनों इंक्लूड होती है और यहाँ पर एक्चुअल और पोटेंशियल दोनों बायर्स आते हैं। मार्केट किसको किया जा सकता है? मार्केट गुड्स को भी किया जा सकता है, सर्विस को भी किया जा सकता है, आइडिया को भी किया जा सकता है। तो बंडल ऑफ यूटिलिटीज और सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, कोई भी चीज जो बंडल में हो, मतलब यूटिलिटीज का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन या सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, तो उनके बंडल को भी आप मार्केट कर सकते हो। या फिर कोई भी ऐसी चीज जो सेटिस्फाई करती है आपको, वो मार्केट की जा सकती है। ह्यूमन वांट्स को या नीड्स को, उनको मार्केट किया जा सकता है। मार्केटर कौन होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हु कैन बी अ मार्केटर? मार्केटर हर वो बंदा होता है जो एक्टिव पार्टिसिपेशन लेता है, मतलब अ पर्सन हु टेक्स मोर एक्टिव पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। सामान इधर से उधर जाने में जो ज्यादा पार्टिसिपेशन ले रहा है उसको मार्केटर बोलते हैं। दोनों साइड से एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि आपको, लेट्स से यू आर बाइंग अ शेयर ऑफ ए कंपनी, तो आपको अपने आप को एक्टिवली शो करना पड़ेगा दैट यू हैव द क्रेडिबिलिटी टू बाय दोज शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड यू आर एक्टिवली इंटरेस्टेड इन दी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। तो मार्केटर कोई भी बन सकता है यहाँ पर। मार्केटर कैन बी एनीवन, अ बायर और अ सेलर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी तो मैंने नोट कर रखी है। इट कैन बी अ सेलर और अ बायर डिपेंडिंग कौन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है परसुएजन में, ओके। तो जो भी परसुएजन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा उसको हम मार्केटर बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे, अगर हम बात करें C2C फर्म के बारे में, जैसे OLX की बात करें, तो OLX में अगर आपको कार बेचनी है तो इफ़ द पर्सन हु इज सेलिंग द कार इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग तो वो मार्केटर बन जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द पर्सन हु वांट्स टू बाय द सेकेंड हैंड कार, वो ज़्यादा नेगोशिएट कर रहा है, वो ज़्यादा पार्टिसिपेशन कर रहा है, वो फीस पे कर रहा है OLX को सामान परचेस करने के लिए, तो वो वहाँ पर मार्केटर बन जाएगा। सो मार्केटर कैन बी ईदर बायर और अ सेलर। ये such kind of questions can come to you in the form of both BNC, neither, ये ऐसे करके आ सकता है, ठीक है। तो मार्केटर ए भी हो सकता है विच इज अ बायर,
बी भी हो सकता है विच इज अ सेलर, तो आंसर वुड बी सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है जो भी मार्केटिंग के फंक्शन है उनको मैनेज करना। आपने मैनेजमेंट पढ़ा है ना, बिजनेस मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो वैसे ही मार्केटिंग मैनेजमेंट भी है। मार्केटिंग मैनेजमेंट एम्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कैसे करता है? एनालाइजिंग एंड प्लानिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज, इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज और सेटिंग अप कंट्रोल मैकेनिज्म। कंट्रोलिंग का मतलब आपको पता ही है, जो आपने प्लान किया था आप देखते हो कितने डेविएशंस हो रहे हैं, उन डेविएशंस को आप फॉलो अप करते हो उनको करेक्ट करने के लिए। अब उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये प्रोसेस आप पूरा सीक्वेंस में याद करें। पहले आप टारगेट मार्केट को ऑप्ट करते हैं, फिर आप उसके लिए डिमांड क्रिएट करते हैं, टारगेट कस्टमर्स को परस्यूएट करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं कि वो आपके बायर्स बने, आपके गुड्स को बाय करें। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो आ गए हैं उनको मेंटेन करते हैं और नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। और क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू मतलब अट्रैक्टिंग पोटेंशियल बायर्स। दिस प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग। तो आप नए नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते रहते हैं। कैसे करते हैं? जब आप अपने प्रोडक्ट में या फिर अपने ऑफर्स के थ्रू सुपीरियर वैल्यू जनरेट करते हैं। द मोर वैल्यू जनरेट टू द कस्टमर्स, द मोर दे विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। अब ये जैसे जैसे जहाँ पे स्टार्स बने तो इनको आप देखेंगे कि इनका स्टार बनने का मतलब ही ये कि इनसे एमसीक्यूज बने हैं पहले, और इनसे आगे जाकर चांसेस भी बन सकते हैं एमसीक्यूज बनने के। जैसे कि हाउ डज अ मार्केटिंग मैनेजर हैंडल्स द फॉलोइंग सिचुएशन। अगर एक ओवरफुल डिमांड है, ओवरफुल डिमांड का मतलब है कि डिमांड ज़्यादा है और जो फर्म है वो सप्लाई इतनी कर सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो 100 यूनिट्स को सप्लाई कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है, पर डिमांड आ रही है बाहर 120 की, तो एक मार्केटर मैनेजर उसको कैसे हैंडल करेगा? जाहिर सी बात है वो प्राइसेस को बढ़ा देगा। सो ही विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और विल रिड्यूस द एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोशन। वो उसको पता है कि भाई ऑलरेडी लोग बहुत आ रहे हैं सामान परचेस करने के लिए, तो इतना मार्केटिंग में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, इतना प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है, तो उसके एक्सपेंडिचर कट जाएंगे प्रमोशन पे। पर अगर इसकी ऑपोजिट या फिर अगर दूसरी सिनेरियो क्रिएट होता है विच इज इररेगुलर डिमांड, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा गुड है जो सीजनल है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बेवरेजेस की, कोल्ड बेवरेजेस की, तो वो विंटर्स में समर्स में ज़्यादा बिकती हैं, गर्मियों में ज़्यादा बिकती हैं। तो अगर आपको इनको ऑफ सीजन में बेचना है तो क्या करेंगे? आप इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, आप प्रमोशनल टेक्निक्स, सेल्स प्रमोशन के थ्रू इंसेंटिव देंगे ऑफ सीजन के टाइम पर, ताकि वो सामान ऑफ सीजन में भी बिके। फिर आता है मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मार्केटिंग सेलिंग में अगर मैं आपको बताऊं, मोटा मोटा फ़र्क ये होता है कि मार्केटिंग प्रोडक्शन से बहुत पहले शुरू हो जाती है और सेलिंग के बाद भी कंटिन्यू रहती है। बट सेलिंग का मतलब होता है बस सामान मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंच जाए, वही आपका प्राइम एजेंडा होता है। तो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाइंग कंज्यूमर नीड्स, वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम। यहाँ पर आप जानना चाहते हैं कंज्यूमर्स की नीड्स क्या होती है, वांट्स क्या होती है, उनको सेटिस्फाई करने के लिए आप एफर्ट डालते हैं। बट सेलिंग में आप सिर्फ एफर्ट डालते हैं कि सामान आपका जो है वो पहुंच जाए कस्टमर के पास और कस्टमर का पैसा आप तक आ जाए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है? प्रॉफिट तो कमाना है दोनों को, बट यहाँ प्रॉफिट कमाना है कस्टमर को सेटिस्फाई करके। पर सेलिंग में आपको प्रॉफिट कमाना है इंक्रीज करके वॉल्यूम को। स्टार्ट कहाँ होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, स्टार्ट होता है प्रोडक्शन से पहले, चलता है सेल के बाद भी। पर सेलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है आफ्टर प्रोडक्शन और सेल्स के साथ वो खत्म भी हो जाता है। बहुत छोटी साइकिल होती है सेलिंग की। यहाँ पर एम्फेसिस या फोकस कहाँ पर होता है? डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट दैट कस्टमर वांट्स, जो कस्टमर चाहता है, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने वाला ऐसा प्रोडक्ट आपको क्रिएट करना है। बट सेलिंग के अंदर आपको उनको परसुएट करना है कि कस्टमर्स जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, चाहे वो उनकी सेटिस्फाई करे नीड्स को या ना करे, बस उसको परचेज कर ले। स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या यूज होती है? यहाँ पे स्ट्रैटेजी वो यूज होती है जो हम मार्केटिंग मिक्स में पढ़ते हैं, प्रमोशन, प्राइसिंग, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, प्रमोशन करते हैं, प्राइसिंग करते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और सेलिंग के अंदर आप प्रमोशन करते हैं, ये कॉमन है, परसुएड करते हैं उनको सामान परचेस करने के लिए और गुड्स को सेल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे दोनों में आपको एक चीज़ कॉमन समझ में आएगी कि प्रमोशन इज अ कॉमन थिंग बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। बन गया ना एक मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से। फिर ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस कि मार्केटिंग फिलोसफीज कैसी कैसी हैं। ये टाइम टू टाइम
अपग्रेड हुई हैं, ठीक है। बहुत पहले जब आप गुड्स को बनाना शुरू किया था या जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तब जो भी सामान बनता था वो बिकता था। आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता। तो कैसे ये एरा चेंज हुआ उसके बारे में बात करता है मार्केटिंग फिलॉसफीज। पहले था प्रोडक्शन कंसेप्ट, जो कि फैक्ट्री से शुरू होता था। मैं इसको ऐसे डिस्कस करूंगा, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता था कि भाई आप फैक्ट्री से शुरू होता था सामान, प्रोडक्शन शुरू हो जाता था। इट्स मोर लाइक योर सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग भी प्रोडक्शन के टाइम पर ही शुरू होता है। तो पहले के जो कंसेप्ट थे वो भी इसी बात को फॉलो अप करते थे कि सामान बन गया, अब इसको बेचना है। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट इसका फैक्ट्री था। फोकस यहां पर होता था बच्चों की आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। क्वालिटी उस टाइम पर इतना मैटर नहीं करती थी, पर क्वांटिटी मैटर करती थी। जो ज्यादा बनाएगा वो ज्यादा बेचेगा। इसका मतलब है कि सामान हमेशा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, आपका वेयर हाउस हमेशा स्टॉकअप होना चाहिए, सामान की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेचने वाले या खरीदने वाले बहुत लोग हैं। तो खरीदेंगे सामान, चाहे उसकी क्वालिटी कैसी भी हो। यहां पर अफोर्डेबिलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता था कि सामान बिक जाए। मतलब आप देख रहे हैं ना, प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ना कि कंज्यूमर को क्या चाहिए। अल्टीमेटली आप चाहते हैं कि प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? जितना ज्यादा आप सामान प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रोडक्शन वॉल्यूम के थ्रू यहां पर प्रॉफिट इंक्रीज होता है। अब आते हैं आगे। फिर टाइम बीता और लोगों को लगा कि, या फिर मैन्युफैक्चरर्स को लगा कि हमें प्रोडक्ट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट भी फैक्ट्री से ही शुरू होता है, पर यहां पर आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करते हैं कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके। आप प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के बारे में सोचते हो, ना कि प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनाने के ऊपर। तो आपको प्रॉफिट तो कमाना है, पर कैसे कमाना है? जब आप प्रोडक्ट को इंप्रूव करेंगे। सेलिंग उसके बाद आता है। सेलिंग ने बोला कि एक काम करो भाई, प्रोडक्ट तो हमारा रेडी हो चुका है, अब इसको ना परसुएट करो बायर को कि वो परचेज करे। ये भी फैक्ट्री से शुरू होता है। यहां पर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को परसुएशन के थ्रू बेचते हैं। लाग तो नहीं हो रहा ना? ठीक है, परसुएशन के थ्रू बेच रहे हैं। अब आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएंगे प्रोडक्शन कंसेप्ट के ऊपर और सेलिंग कंसेप्ट के ऊपर। प्रोडक्शन कंसेप्ट कह रहा था सामान बिकेगा ही बिकेगा, आप बनाते रहो। सेलिंग कंसेप्ट तक आते आते आपको लगा कि सामान तो हमने बना दिया है, प्रोडक्ट रेडी हो चुका है, अब मुझे परसुएट करना है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा बायर्स आएंगे। तो आप यहाँ पे सेलिंग कर रहे हो और प्रमोशन कर रहे हो। ये आपका मेन एम्फेसिस है। प्रोडक्ट को आप इंप्रूव करना छोड़ दिया है और यहाँ पर आप प्रॉफिट कमा रहे हो थ्रू सेल्स वॉल्यूम। जितना ज्यादा सामान बिकेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, पर प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर जितना ज्यादा सामान बनेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, और प्रोडक्ट के अंदर जितना सामान बेहतर होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। कीवर्ड्स को प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मार्केटिंग ये थोड़ा रिसेंट है। इसके बाद सोसाइटल कंसेप्ट है, जो कि बहुत लेटेस्ट है। तो ये क्वेश्चन अभी 2025 के एग्जाम में ही आया था कि सबसे लेटेस्ट मार्केटिंग फिलॉसफी कौन सी है। तो सोसाइटल कंसेप्ट, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट सबसे लेटेस्ट है। एनीवे, पहले हम मार्केटिंग के बारे में समझते हैं। मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है, इसका शुरू कहाँ से होता है? मार्केट से होता है, फैक्ट्री से नहीं होता। आप मार्केट जाके समझते हो कि लोगों की नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, उसके हिसाब से प्रोडक्शन कंटिन्यू करते हो। मेन फोकस यहाँ पे कस्टमर्स के नीड के ऊपर होता है। कस्टमर्स को क्या चाहिए वो आप देखते हैं। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के थ्रू आप इस पूरे प्रोसेस को करते हैं। मतलब इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का मतलब हो गया, जो भी आपके मार्केटिंग मिक्स के अलग अलग पीस हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उन सबको यूज करके आप मार्केटिंग करते हैं, सामान को बेचते हैं। और यहाँ पर आपको प्रॉफिट कमाना है, पर कैसे? सेल वॉल्यूम बढ़ाकर नहीं, पर कस्टमर को सेटिस्फाई कर। सोसाइटल कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पर सोसाइटी के बारे में भी सोचा जाता है। मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, एम्पावरिंग हो लोगों के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का इंक्रीज हो, इकोनॉमी के लिए अच्छा हो, और साथ ही साथ इको फ्रेंडली हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करे, मतलब सोसाइटी के लिए बेहतर हो। पर हाँ, कस्टमर नीड्स भी फुलफिल होनी चाहिए साथ ही साथ। तो यहाँ पर कस्टमर नीड्स तो आपको चाहिए फुलफिल करना, पर कस्टमर के अलावा सोसाइटी की नीड्स को भी आपको फुलफिल करना है। ये मार्केट और सोसाइटी दोनों से शुरू होता है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग यहाँ पर भी होती है, बस यहाँ पर आप प्रॉफिट कमाते हो कस्टमर और सोसाइटी दोनों को सेटिस्फाई करके।
अब आते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के ऊपर। ये फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग भी आप ऊपर से देख सकते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं मार्केटर के, या फिर मार्केटिंग में क्या क्या फंक्शंस होते हैं। आप एनालाइज करते हो मार्केट को और मार्केट की इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो। कैसे कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ स्वॉट एनालिसिस। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने स्वॉट एनालिसिस पढ़ा होगा। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। मार्केट के लिए प्लानिंग करते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज को बनाते हैं टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स और टू मेक अट्रैक्टिव प्रोडक्ट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, कुछ टर्मिनोलॉजीज का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिंपल ये तो जो मैंने लिखे ना यहाँ पे, ये तो सिंपल है, इनको समझना आप, मुझे ज़रूरत भी नहीं आपको समझाने की, आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। पर स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि आप यूनिफॉर्मिटी रखें अपने प्रोडक्ट्स के अंदर। मतलब अगर आपने एक गुड बनाया, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बैच क्रिएट करा मैगी का, ठीक है, तो आपने जो सेकंड बैच क्रिएट करेंगे मैगी का, चाहे वो 2 साल या 3 साल बाद बनाएं, सेम ही होना चाहिए। इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब यूनिफॉर्मिटी। एक तरीके के ही प्रोडक्ट्स को आप बना रहे हैं, उसमें चेंजेस नहीं ला रहे, वेरिएशन नहीं ला रहे हैं। ग्रेडिंग का मतलब होगा कि आप उनको ग्रेड कर रहे हैं, जो हाई क्वालिटी के होंगे उनको ग्रेड ए बोलेंगे, फिर ग्रेड बी, ग्रेड सी। ये हाई क्वालिटी होगी तो उसका हाई प्राइस भी होगा। ये जैसे वीट में हो गया, आलमंड्स, डेट्स, इन सब में ग्रेडिंग भी की जाती है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग करते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के अंदर। पैकेजिंग का मतलब हो गया आप डिज़ाइन करते हैं पैकेज को, और लेबलिंग का मतलब हो गया कि आप इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं जो जो इम्पॉर्टेंट है, इंग्रेडिएंट्स, उसके अलावा प्राइस, उसके अलावा हाउ टू यूज़ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनके बारे में भी आप लिखते हैं, ठीक है। ब्रांडिंग का मतलब होगा कि आपके प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। सो ये बस एक ये देखो एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो एनसीईआरटी में ये आपके टॉपिक्स आते रहते हैं, उनको हमने नोट कर लिया कि आपको पता होगा। एक बार देख के आपको पता चल जाएगा कि ठीक है ये टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट बात लगती है आपको उसमें से नोट करने वाली, तो आप वो नोट कर लेंगे। ये नहीं कि आप पूरी एनसीईआरटी लिखने बैठ गए। आप देखिए नोट मेकिंग कितनी प्रिसाइज हो रही है, यहाँ पर ज़्यादा बातें नहीं लिखी जा रही है, ठीक है। जो रीडर को समझ में आए, मतलब जो पढ़ रहा है उसको समझ में आनी चाहिए। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएंगी, या तब आप अपने नोट्स बना पाएंगे। ये पूरे की पूरी वीडियो का ही एजेंडा ये है कि आपको नोट मेकिंग समझ में आए कैसे बनानी है, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। प्राइसिंग करते प्रोडक्ट की, अगर लोअर प्राइस है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। ये हमने रूल ऑफ या लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है इकोनॉमिक्स के अंदर। प्रमोशन कैसे करना है उसका, क्रिएट मार्केट अवेयरनेस, परसुएट करना है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिसाइडिंग मार्केट इंटरमीडियरीज, होलसेलर, रिटेलर, उनके बारे में हम बात करते हैं। अब ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आता है एक लाइनर का कि ट्रांसपोर्टेशन कौन सी यूटिलिटी को क्रिएट करता है। तो देखो ट्रांसपोर्टेशन जब आप करते हैं ना गुड्स का, तो गुड्स पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच जाते हैं। मतलब प्लेस ए से प्लेस बी तक सामान कैसे पहुंचेगा, इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई या इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया है ट्रांसपोर्टेशन ने। तो ट्रांसपोर्टेशन कैसी यूटिलिटी क्रिएट करता है, वो प्लेस को या प्लेस में जो आने वाली प्रॉब्लम है कि सामान कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचेगा, उसको एलिमिनेट करता है ट्रांसपोर्टेशन। देयरफॉर इट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसे ही वेयर हाउसिंग कौन सी यूटिलिटी को क्रिएट करता है, तो वो क्रिएट करता है टाइम यूटिलिटी। मतलब अगर मैंने जून 2025 में प्रोडक्शन कर दिया, ठीक है, और सामान की रिक्वायरमेंट आती है मई 2026 में, तो ये दो अलग अलग पॉइंट्स पे चीजें हो रही हैं, पर फिर भी गुड्स यहां पर कंज्यूम हो पा रहे हैं। तो इसने टाइम की बाधा को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर हाउसिंग आपके टाइम की यूटिलिटी को कैसे क्रिएट कर रहा है, या टाइम की वजह से जो प्रॉब्लम आती है कि भाई आपने प्रोडक्शन एक समय पर किया और दूसरे समय पे आपको उसको कंज्यूम करना है, तो ये जो समय की प्रॉब्लम है इसको कौन रिजॉल्व कर रहा है, वेयर हाउसिंग। आप सामान को स्टोर करके रखिए
और जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट होगी उस समय आप उस सामान को निकाल कर कंज्यूम कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे टाइम की बाधा को रिजॉल्व कर दिया है। ठीक है, ये आप इसका कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैंगो खाने हैं, पर आपको मैंगोज खाने हैं फॉर एग्जांपल इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो हमें पता है जनवरी के टाइम पे मैंगोज नहीं होते हैं, पर जनवरी के टाइम पे भी आपको मैंगोज मिल सकते हैं क्योंकि वेयर हाउसिंग होती है। तो उसने टाइम की यूटिलिटी को रिजॉल्व कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको लाइटली बिल्कुल मत लेना, चाहे रट लो इसको। ठीक है, आगे बात करते हैं रोल ऑफ मार्केटिंग क्या होता है। ये देखो, ये थोड़ा थोड़ा है, ये पढ़ो और आगे बढ़ो वाला हिसाब है इसका। ठीक है, तो रोल ऑफ मार्केटिंग इन अ फर्म में क्या मार्केटिंग का रोल होता है? वो नीड्स एंड वांट्स को पहचान पाती है, वो डिसाइड कर पाती है क्या प्रोड्यूस करना है, क्या बेचना है, वो डिसाइड करती है कैसे उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, क्या उसकी प्राइसिंग रहेगी, और वो प्रोडक्ट जो है उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली प्रोडक्ट या फिर मार्केटिंग मिक्स पे ही पहुंच रही हैं। ठीक है, तो इनको पढ़ना है बस, क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखे हैं तो पढ़ना पड़ेगा। और अगर पढ़ रहे हैं तो उसके वन लाइनर नोट्स बनाने में कुछ नहीं जाता है। टेलिंग यू, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, पर आप इनको स्किप भी नहीं कर सकते हो ना, तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा। मार्केटिंग इकोनॉमी के लिए कैसे हेल्पफुल होती है, तो ये हेडिंग्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, ऐसा नहीं क्वेश्चन बनेगा ही नहीं बनेगा, ऐसा मत समझ लेना कि सीधा स्किप कर दिया आगे बढ़ गए। पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो बोल सकता है कि बताइए ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, तो इसका रोल मार्केटिंग का इकोनॉमी के लिए है या फर्म के लिए है, या दोनों के लिए, नन ऑफ द अबव। देखो बाकी दो ऑप्शंस मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहे, तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बट यू हैव टू फ्रेम दीज क्वेश्चंस इन योर हेड। तो कैसे इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है? ये कैटलिस्ट है डेवलपमेंट का। जब सामान बिकेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का इंक्रीज होगा, ये एक सोशल रीजन है। पर कैपिटा इंक्रीज होगी, इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एंटरप्रेन्योरशिप लोगों के अंदर आएगी, बिजनेस और कंजम्पशन सेंटर्स क्रिएट होंगे, इफेक्टिव फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ताकि स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स हो सके। मार्केटिंग का तो पार्ट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन भी ना हो जाए या ज़्यादा कंजम्पशन भी ना हो पाए, उन दोनों के बैलेंस को क्रिएट करने के लिए मार्केटिंग इकोनॉमी की हेल्प करता है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है मार्केटिंग मिक्स के अंदर। पहले तो आप देख लीजिए, ये जो फैक्टर्स हैं जो मार्केटिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ कंट्रोलेबल होते हैं, कुछ नॉन कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल होते हैं। जो अनकंट्रोलेबल या जो कंट्रोलेबल होते हैं, सॉरी, उन्हीं के और नाम क्या है? माइक्रो फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सिनोनिम्स है ना, ये काफी मैं देख रहा हूँ सिनोनिम्स बहुत आते हैं कि दे आर ऑल्सो नोन एज व्हाट। ओके, सो कंट्रोलेबल फैक्टर्स को हम माइक्रो भी बोलते हैं, इंटरनल भी बोलते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस होते हैं एट द लेवल ऑफ द फर्म। जैसे फर्म डिसाइड करेगी कि प्राइस कितना रखना है, उसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है, उनकी पैकेजिंग कैसे करनी है, और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या यूज होंगी। तो आप समझ पा रहे होगे, मार्केटिंग मिक्स में जो हम पढ़ते हैं ना, जो सिलेबस का पार्ट है, वो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम कंट्रोलेबल फैक्टर्स को पढ़ने वाले हैं, हम माइक्रो या फिर इंटरनल फैक्टर्स को पढ़ने वाले हैं। अनकंट्रोलेबल हम नहीं पढ़ते हैं इतना डिटेल में, पर उनके नाम पता होने चाहिए। अनकंट्रोलेबल का मतलब है जो फर्म के कंट्रोल में नहीं है। इनको हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बोलते हैं, और एक और नाम आ सकता है, अगर इसको माइक्रो बोलते हैं तो इसको हम मैक्रो भी बोलते हैं। ओके, तो ये मार्केटिंग डिसीजंस वो है जो फर्म के कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी अगर क्रिएट कर दी है, बाहर इन्फ्लेशन हो गया है, बैंक ने क्रेडिट रेट्स को चेंज कर दिया है, टेक्निकल या फाइनेंशियल कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, ये फर्म के कंट्रोल में डायरेक्टली तो नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहीं से निकल के आता है बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं उन्हीं को मार्केटिंग टूल्स बोलते हैं, जो कि कॉन्स्टेंटली शेप करते हैं मार्केटिंग सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जब इनके कॉम्बिनेशंस को, ये सारे मार्केटिंग कॉम्बिनेशन टूल्स जो है ना, मार्केटिंग टूल्स, इन सबके कॉम्बिनेशन को बोला जाता है मार्केटिंग मिक्स, जिनको हम बोलते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग। समझ रहे ना आप लोग कैसे चीजें कनेक्ट हो रही है यहाँ पर? तो यहाँ पे से लेने वाली बात बस इतनी सी है कि कंट्रोलेबल फैक्टर्स माइक्रो हो गया, इंटरनल हो गया, इन्हीं को हम मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं, जो कि फर्म डायरेक्टली कंट्रोल करती है। अनकंट्रोलेबल कौन से हो गए? एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब आते हैं पहले P में, विच इज फर्स्ट P,
प्रोडक्ट इज द फर्स्ट पी। ये देखो मैंने ये कहीं देखा था ना, फर्स्ट पी। ऑल दो सीक्वेंस तो होना नहीं चाहिए इसका मेरे ख्याल से, बट आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पी कौन सा है। फर्स्ट पी कौन सा हमारा प्रोडक्ट। तो वही प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट एक बंडल ऑफ यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया, एनीथिंग विच सेटिस्फाइज योर नीड्स। तो उनके जो बंडल क्रिएट होते हैं ना, वो बंडल जब पूरा होता है तो उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो विच कैन बी परचेज बिकॉज इट हैज द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई अ नीड। अब किसी भी प्रोडक्ट के 3 बेनिफिट होते हैं, ये पढ़ लेना बेटा एक बार अच्छे से आप। कंज्यूमर सीक्स टू सेटिस्फाई फ्रॉम द परचेज ऑफ अ गुड। एक गुड को परचेज करके कंज्यूमर के 3 प्रकार के फायदे होते हैं। पहला है फंक्शनल बेनिफिट, वो चीज उसके काम आती है। फिर है साइकोलॉजिकल बेनिफिट, वो चीज यूज करके उसको साइकोलॉजिकली संतुष्टि मिलती है, मजा आता है। और तीसरा है सोशल बेनिफिट, लोगों को मजा आता है उस बंदे को देखकर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा। मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल करना है, मुझे कार चाहिए, ये फंक्शनल बेनिफिट है। अब मैं जब कार चला रहा हूं तो मुझे एक थ्रिल मिल रहा है, मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो वो एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट है। और लोग मेरे को देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वाह भाई इसके पास तो कार है, इसका सोशल क्लास बढ़ चुका है, तो वो एक सोशल बेनिफिट है। 3 तरीके के बेनिफिट के बारे में यहाँ बात करी गई है एनसीईआरटी में। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो क्वेश्चन क्रिएटिंग कैपेबिलिटी रखते हैं, उनसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उनसे क्वेश्चन घुमाए जा सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, कंज्यूमर का मतलब वो होता है जो फाइनल यूज के लिए प्रोडक्ट्स बने होते हैं, और इंडस्ट्रियल का मतलब होता है जो आगे यूज करे जाएंगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को हमने 2 अलग अलग सब कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से या फिर शॉपिंग एफर्ट्स के हिसाब से। ये क्वेश्चन आया है यहाँ से 2025 में, एक क्वेश्चन यहाँ से बना है, तो देखेगा जरूर इसको। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता दिया जो कि पर्सनल यूज के लिए होते हैं, नॉन बिजनेस के लिए होते हैं, मतलब उनका आगे यूज नहीं होगा। तो अगर हम शॉपिंग एफर्ट इन्वॉल्व के बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट। शॉपिंग एफर्ट कितना लग रहा है उसके हिसाब से करें तो 3 पार्ट्स में इसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। एक हो गया आपका कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब है वो प्रोडक्ट्स जिनको खरीदने में आप सबसे कम समय लगाते हैं। क्वेश्चन बन गया ना, देखो सीधे सीधे। व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स लीस्ट शॉपिंग एफर्ट, लीस्ट टाइम, सबसे कम कहां पे लगता है? जिनको आप डेली यूज करते हैं, फ्रिक्वेंटली परचेज करते हैं, इनको आप इमिडिएटली परचेज करते हैं, सबसे कम वक्त और सबसे कम मेहनत लगती है इनको परचेज करने में। एग्जांपल देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बहुत छोटी यूनिट में आप परचेज करते हैं, 1 या 2 खरीदते हैं मैक्स टू मैक्स, और परचेज करते हैं स्मॉल क्वांटिटीज में, उनके प्राइसिंग भी कम होती है। आइसक्रीम 1-2 ले लिया आपने, ठीक है, सिगरेट्स आपने 1-2 ले ली, टूथपेस्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो 1 से 2 खरीद लेते हैं, मेडिसिन आप लेते हैं तो 20 दिन की, हफ्ता भर की लेते हैं, तो इनकी जो एफर्ट है वो बहुत कम लगता है। इसमें आप कंपैरिजन नहीं करते हो ज़्यादा, मॉल में जाके आप कंपेयर करना शुरू नहीं कर देते हो। अगर आपको टूथपेस्ट परचेज करना है, आप हद से हद कितना टाइम लगाते हो भाई? 2 मिनट बस। वहाँ पर बैठ के आप चैट जीपीटी या फिर यूट्यूब ट्यूटोरियल तो स्टार्ट नहीं कर देते हो कि बताइए भाई बेस्ट टूथपेस्ट कौन सा 2026 का, ऐसा तो आप करते नहीं है। तो इसमें जो है डिमांड जो होती है वो इन इलास्टिक होती है मेरे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, छोटी बातें हैं ये जो इंपॉर्टेंट होती हैं। इन इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि चाहे प्राइस कुछ भी हो, इसकी डिमांड, आई नो डायग्राम मैंने उल्टा बना दिया, प्राइस चाहे इसकी कुछ भी हो, क्वांटिटी डिमांडेड उतनी ही रहेगी। P1, P2, P3, P4 किसी भी प्राइस में रखेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड आपकी वही रहेगी। टूथपेस्ट कितना ही महंगा हो जाए बच्चों, यूज तो करते रहेंगे ना, ब्रश करना तो ना बंद कर देंगे। आता है शॉपिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर। शॉपिंग प्रोडक्ट्स में कंसिडरेबली ज्यादा टाइम लगता है। दे डिवोट कंसिडरेबल टाइम टू कंपेयर प्राइस, क्वांटिटी एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल टीवी खरीदने जाओगे थोड़ा ज्यादा टाइम लगाओगे आप। शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो जब शॉपिंग करने जाते हैं तो आप कपड़े परचेज करते हैं,
आप शूज परचेज करते हैं, ज्वेलरी परचेज करते हैं, टीवी परचेज करके ले आए, ठीक है, इसको कहते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट्स। इनमें कंसिडरेबल टाइम लगता है, रिमेंबर द कीवर्ड कंसिडरेबल, थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। फिर आता है सबसे ज्यादा वक्त लेने वाला प्रोडक्ट विच इज स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। दे हैव स्पेशल फीचर्स सो पीपल हैव टू मेक स्पेशल एफर्ट्स टू परचेज देम। सबसे ज्यादा समय लगाने वाला अगर कोई प्रोडक्ट है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर तो वो है स्पेशलिटी प्रोडक्ट। यहां पर आप ब्रांड लॉयल्टी देखते हैं, उस हिसाब से आप अपने ऑर्डर्स करते हैं। ब्रांड लॉयल्टी एट हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी ब्रांड लॉयल्टी होती है। आपको ब्रांड पसंद है तो आप उसके प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईफोन, ठीक है, आईफोन एक बार परचेज कर दिया किसी ने तो देखा गया है ज़्यादातर वो आईफोन ही परचेज करते हैं। इसमें और क्या एग्जाम्पल हो गया, रेयर कलेक्शन ऑफ आर्ट वर्क। किसी पर्टिकुलर सैलून में जाते हैं तो वहीं जाना शुरू कर दिया आपने, एक ही रेस्टोरेंट में आप जाना शुरू कर देते हैं। इनकी जो डिमांड होती है वो रिलेटिवली इन इलास्टिक होती है। रिलेटिवली इन इलास्टिक का मतलब है ईडी लेस देन 1, ओके, ईडी लेस देन 1 होती है, मतलब प्राइजेस चाहे जितना भी ऊपर नीचे हो जाए इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप तब भी वहीं जाना प्रेफर करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि वो गुड्स पहली बात तो कितनी बार यूज़ किए जा सकते हैं। नॉन ड्यूरेबल का मतलब है कि आप 1 या 2 यूज में उसे ख़त्म कर दोगे। टूथपेस्ट इसका एग्जाम्पल है, डिटर्जेंट, सोप, स्टेशनरी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते हैं, दे आर नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल के मतलब नहीं पूछेगा आपसे, ऑब्वियस सी बात है, इतना सिंपल पेपर नहीं बैठा है वहाँ पे। नॉन ड्यूरेबल का ये फीचर पूछेगा आपसे कि बताइए किस टाइप ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर सबसे कम मार्जिन होता है। सबसे कम मार्जिन होता है नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि इसमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। एक 20 रुपये के टूथपेस्ट को या 30 रुपये के टूथपेस्ट को बेचने के पीछे बड़े बड़े एक्टर्स को आप हायर करते हो, बड़े बड़े बैनर्स लगाते हो, तो यहाँ पे मार्जिन उसकी वजह से कम हो जाता है क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा पैसा लगा देते हैं। ड्यूरेबल का मतलब होता है जो आप ज़्यादा समय तक यूज़ कर पाते हैं। कैपेबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट कुड बी रीयूज्ड, आप बार बार उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे टीवी, रेडियो, इनमें मार्जिन ज़्यादा होता है, यहाँ पर ज़्यादा पर्सनल सेलिंग लगती है। अगेन, which kind of consumer product on the basis of durability requires more personal selling। तो अगर आप टीवी परचेस करने जाते हो तो वहाँ पे आपके सामने पर्सनल सेलिंग के लिए सेल्समैन आ जाता है कि बताइए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। टूथपेस्ट में नहीं होता है, पता नहीं मैं टूथपेस्ट का एग्जाम्पल को दे रहा हूँ आज। फ्रैंकली हम आज शॉपिंग करके आए थे तो टूथपेस्ट हम लोगों ने परचेस किया था तो वही एग्जाम्पल आ रहे हैं। शॉपिंग क्यों बोलेंगे, शॉपिंग नहीं, ग्रॉसरी लेने गए थे, क्योंकि शॉपिंग बताया ना, शॉपिंग प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं जिसमें कन्वीनियंटली आप ज़्यादा रिलेटिवली ज़्यादा टाइम लगाते हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज यहाँ पर होती हैं, तो ये छोटी छोटी बातें आपको देखनी पड़ेंगी ओवर द टॉप। सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, ये भी किसके अंदर आता है, इट्स अ कंज्यूमर प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ये कंज्यूम होते हैं एज प्रोड्यूस्ड, जैसे ही प्रोड्यूस हुए वैसे ही कंज्यूम हो गए। सैलून वाले ने बाल काटे और प्रोडक्शन के साथ ही कंजम्पशन भी हो गया, बाल कट भी गए, तो ये इंटैंजिबल होते हैं। अब आते हैं इंडस्ट्रियल के ऊपर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यार, इसको देख लेना, गो थ्रू कर लेना। मैंने भी देखा ही था, गो थ्रू किया था, इनके कुछ नाम याद कर लिए थे। इंडस्ट्रियल के अंदर एक तो आता है मटेरियल एंड पार्ट्स, उसके अंदर आते हैं रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल, कैपिटल आइटम्स, इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट्स, बिजनेस सर्विसेज एंड सप्लाईज, इसमें आता है मेंटेनेंस एंड रिपेयर आइटम एंड ऑपरेटिंग सप्लाईज। तो गाइज इनके नाम याद कर लेना आप लोग, ओके। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कौन से होते हैं जो कि एज एन इनपुट यूज किए जाते हैं फॉर प्रोडक्शन और फर्दर प्रोडक्शन। इनको नॉन पर्सनल यूज के लिए यूज किया जाता है और बिजनेस यूज के लिए इनको हम खरीदते हैं। हम नहीं खरीदते हैं, ये हम तक नहीं पहुंचते हैं ये गुड्स। जैसे अगर हम बात करें मटेरियल एंड पार्ट्स के बारे में, तो जी ये वो गुड्स हैं विच आर कंप्लीटली यूज टू प्रोड्यूस गुड्स। ये गुड्स के अंदर एंटर करते हैं। जैसे रॉ मटेरियल के अंदर फार्म प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो कॉटन एंटर करता है टी शर्ट्स के अंदर, शुगर केन एंटर करता है जूसेस में और इन अदर काइंड ऑफ थिंग्स लाइक जैगरी एंड ऑल दोज सीड्स, ओके। तो ये सब एंटर करते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर क्या आता है जो कि एडिबल नहीं है, जैसे
ऑल्दो एडिबल तो नहीं बोलेंगे, बट इनकी फार्मिंग नहीं होती है। जैसे क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम, लंबर, लंबर मतलब लकड़ी, टिम्बर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ब्रिटिश में लंबर। फिश, okay, these are natural products which are used as a raw material. Fish can also be used as a consumer good also. तो काफ़ी चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट भी करेंगी, तो यू हैव टू बी विजिलेंट अबाउट इट। मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल पार्ट्स, कंपोनेंट मटेरियल, ग्लास, आयरन, प्लास्टिक। कंपोनेंट पार्ट्स में क्या आ जाएगा? टायर, बल्ब, बैटरी। बस मैंने नाम ही याद करे थे, इतना एफर्ट मैंने डाला नहीं इसमें कि इसके ऊपर हम थीसिस करें। नाम पता होना चाहिए, वो किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है, इंडस्ट्रियल। सब फैमिली कौन सी है? कैपिटल आइटम्स। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं ना, कैपिटल आइटम्स में देखते हैं कैपिटल इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर मशीनरी प्राइमरीली, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। प्रोडक्ट गुड्स एंड प्रोडक्शन गुड्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इंस्टॉलेशन में यूज हो रहा है, जैसे गुड्स यूज टू सपोर्ट प्रोडक्शन प्रोसेस। एलिवेटर लगा दिया, आपको बिल्डिंग अगर मैन्युफैक्चर करनी है तो उसमें क्या लगती है? एलिवेटर लगती है, क्रेन लग जाती है, मेन फ्रेम लगता है, कंप्यूटर कैन बी यूज्ड। इक्विपमेंट में क्या आ गया? गुड्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, मशीन, हैंड टूल, पर्सनल कंप्यूटर, फैक्स। नाम याद कर लो भाई, बहुत है, ज़्यादा इसमें डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ, स्मार्टली करना है चीज़ को, अपने आप को ज़्यादा टॉयल में नहीं डालना है। यू हैव टू बी रियली स्मार्ट अबाउट इट। एनसीईआरटी पढ़ो, लगता है ये नाम इंपॉर्टेंट है, उनको मार्क कर लो। कंज्यूम्ड विद ये सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज में क्या आएगा? कंज्यूम्ड विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मेंटेनेंस एंड रिपेयर आइटम, पेंट। सप्लाईज में आ गया रन दीज आर यूज टू रन कैपिटल इक्विपमेंट, जैसे कि लुब्रिकेंट या फिर स्टेशनरी। ओके, अब आते हैं ब्रांडिंग के अंदर प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। अभी हम देखिए प्रोडक्ट में ही है, पहले पी के अंदर ही है, तो फटाफट ब्रांडिंग देख लेते हैं। देखो, मैं आपको इंपॉर्टेंट बातों में ज़्यादा इम्फोसिस करना चाहता हूँ इसमें। ये पहली चीज़ होती है जो आप डिसाइड करते हो वेदर द फर्म्स प्रोडक्ट विल बी सोल्ड बाय अ जेनरिक नेम और अ ब्रांड नेम। जेनरिक का मतलब होता है जो उनका जेनरिक नाम होता है प्रोडक्ट का। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, आई वोंट से टूथपेस्ट दिस टाइम, मिल्क हो गया, शुगर और सोप, दिस इज अ जेनरिक नेम। पर जब आप उसको एक सेपरेट आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर देते हो कि लोग पहचान सके कि यार ये प्रोडक्ट आपकी कंपनी का है, उसको हम ब्रांड नेम बोलते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम और अ साइन और अ सिंबल टू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। आइटम्स रिलेटिंग टू ब्रांडिंग क्या होता है? पहला आता है ब्रांड। ब्रांड का मतलब क्या होता है? ब्रांड नेम हो सकता है, टर्म, साइन, सिंबल या फिर कॉम्बिनेशन, जिससे क्या प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। ब्रांड नेम का मतलब है द पार्ट ऑफ द ब्रांड विच कैन बी स्पोकन। जैसे ये साइन अगर हम देखते हैं ना, तो हमें क्या आता है इसको देखकर? रीबॉक, राइट? तो रीबॉक क्या हो गया? वो मैं बोल पा रहा हूं, तो वो ब्रांड नेम हो जाएगा। रीबॉक वुड बी अ ब्रांड नेम। ब्रांड मार्क ये हो जाएगा विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। ये लेटर हो सकता है, सिंबल हो सकता है, कोई कलर भी हो सकता है, जैसे नाइकी। ट्रेडमार्क का मतलब क्या हो गया? ब्रांड का वो पार्ट जिसको एक लीगल प्रोटेक्शन मिल चुकी है। तो ट्रेडमार्क और ब्रांड मार्क का डिफरेंस क्या हो गया? ब्रांड मार्क को अभी तक लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिली है, कोई भी उसको कॉपी कर सकता है, यूज कर सकता है, बट ट्रेडमार्क का मतलब हो गया कि उसको कॉपी नहीं किया जा सकता है। तो हमेशा आप देखेंगे ऐसे साइंस के नीचे लिखा होता है TM। इसका मतलब है अब इसको आप कॉपी नहीं कर सकते हो। ऑलराइट, जैसे मैं देख पा रहा था, मुझे अभी याद है, लेवाइस, उसके ऊपर R लिखा है, ठीक है? तो वो भी एक काइंड ऑफ लीगल प्रोटेक्शन हो गया उस नाम को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ब्रांड नेम क्या होता है? बहुत सिंपल है यार, उसको आराम से बोला जा सकता है। जैसे बाटा, वो बता रहा है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, जैसे ब्लिंकिट बता रहा है कि क्या होने वाला है। डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, जैसे कि टेस्ला। अडेप्टिव टू पैकेजिंग एंड लेबलिंग, जैसे कि रियल जूस बता रहा है भाई वो क्या विशेषता है उसकी। शुड हैव द पावर टू अकोमोडेट फ्यूचर प्रोडक्ट्स। फ्यूचर में अगर आप चाहते हो उस ब्रांड नेम के अंदर और प्रोडक्ट्स आ सके तो वो भी करना चाहिए, है ना? जैसे लेंस कार्ड हो गया, लेंस कार्ड ने बनाया एक ऐसा नाम, अब वो सिर्फ चश्मे नहीं बेच रहा है, वो उसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंसेज बेच सकता है, उसके अलावा क्लीनिंग डिवाइसेस दे सकता है, वगैरह वगैरह।
कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड होना चाहिए और शुड नॉट गो आउट ऑफ डेट। ठीक है, वैसे हम पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं। पैकेज क्या होता है? आर्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर, जिस चीज ने ना उस गुड को बांध के रखा है उसे पैकेजिंग बोलते हैं। तो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। जो नॉन ड्यूरेबल होते हैं, मतलब जो लंबे समय के लिए रहते हैं, उन पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलग अलग लेयर्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन। ये आप इमेजेस में देख सकते हैं, एनसीईआरटी में इसकी इमेज दे रखी है। जैसे टूथपेस्ट के बताते हैं, वो देखो मैं टूथपेस्ट ही बोलूँगा क्योंकि इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। जो वो आपको दिया होता है ना, वो ट्यूब जैसी दी होती है, वो क्या होती है? प्राइमरी पैकेजिंग। सेकेंडरी मतलब वो एक बॉक्स के अंदर होता है, और ट्रांसपोर्टेशन मतलब वो जो कार्टन्स के अंदर वो अलग डिफरेंट बॉक्सेस रखे हैं, वो ट्रांसपोर्टेशनल पैकेजिंग हो जाएगी। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? हेल्थ एंड सैनिटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सर्विस, सेल्फ सर्विस आउटलेट का मतलब है इसने पर्सनल सेलिंग को रिमूव कर दिया। आप पैकेजिंग देखकर ही आधी बातें समझ जाएंगी। इनोवेशन अपॉर्चुनिटी होती है, काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ आ चुके हैं आज के टाइम पे कि प्रोडक्ट को कैसे इनोवेटिवली लगाना है। फॉर एग्जांपल लिप बाम, आप देखेंगे लिप बाम की पैकेजिंग ऐसे की जाती है कि उसे आराम से यूज़ किया जा सके। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में भी आपको पैकेजिंग हेल्प करता है। फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग क्या होते हैं? प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो सके, प्रोडक्ट प्रोटेक्ट हो सके, यूज़ हो सके, और प्रोडक्ट का प्रमोशन भी हो पाए। ठीक है, तो अभी तक बहुत बेसिक बातें हो रही हैं जो कि आपको ऊपर से पढ़नी है। यहाँ से इतने एमसीक्यूज बनने के चांसेस नहीं होते हैं, तो इसलिए आप देख रहे हैं इतना मैं उन पे इन्फेसिस भी नहीं डालूंगा। मतलब ये खुद से भी पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। लेबलिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। लेबलिंग का मतलब है, मतलब कम्युनिकेट कर रहे हैं टू द पोटेंशियल बायर, उनको बता रहे हैं उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। ये जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे प्रोडक्ट को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके कंटेंट्स को बता रहे हैं, वो सर्टिफाइड है या नहीं है वो बता रहे हैं। आइडेंटिफाई करने में तो हेल्प कर रहा है, साथ में ग्रेडिंग बता रहे हैं कि कौन से ग्रेड का ये प्रोडक्ट है, वो भी। मतलब लेबलिंग का मतलब है जो चीज़ें लिखी होती है ना पैकेजिंग में, उनको लेबलिंग बोलते हैं। हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ, कि मतलब ये वेज है, नॉन वेज है, 18+ है, 3 साल के बच्चों से कम नहीं खा सकते हैं, वगैरह वगैरह। वो लेबलिंग के थ्रू आप कन्वे करते हैं। फिर आता है आपका सेकेंड पी, विच इज प्राइसिंग। प्राइस का मतलब क्या होता है? जो अमाउंट पे करता है बायर फॉर परचेजिंग द प्रोडक्ट। तो इसको कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात है प्रोडक्ट की कॉस्ट। प्रोडक्ट की कॉस्ट आपका फ्लोर प्राइस को डिसाइड करती है कि कम से कम ये प्रोडक्ट कितने में बिकना चाहिए, वो आपका प्रोडक्ट कॉस्ट डिसाइड करती है। यूटिलिटी एंड डिमांड मतलब हो गया कि अगर कोई गुड आपको सेटिस्फाई कर रहा है तो कंज्यूमर कम से कम उतना प्राइस तो देने के लिए रेडी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई चॉकलेट को कंज्यूम करता हूँ तो मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, अगर मैं उसे पैसों में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ तो कम से कम मैं उतना प्राइस तो देने के लिए रेडी हूँ। यहां से निकल के आती है आपकी अपर लिमिट। तो यूटिलिटी डिमांड की वजह से एक अपर लिमिट या फिर सीलिंग प्राइस को डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रोडक्ट है, उसका फ्लोर प्राइस मतलब कम से कम यार ये 10 रुपये का तो बना है तो इतना में तो बेचना पड़ेगा, और इससे जो सेटिस्फैक्शन निकल के आता है या जो इसकी डिमांड है उसके हिसाब से 50 रुपये इसके बनते हैं। तो ये हो जाएगा सीलिंग प्राइस और ये हो जाएगा फ्लोर प्राइस, और इसके कहीं पर बीच में ही हमारा प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आता है। ओके, तो अगर आप देखेंगे एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट बिटवीन द फ्लोर एंड द सीलिंग प्राइस, वेयर द प्राइस विल लैंड, ये आप डिसाइड करते हैं। कैसे? डिपेंडिंग ऑन द कंपटीशन। इट इज डिटरमाइंड बाय द नेचर एंड डिग्री ऑफ कंपटीशन। अगर कंपटीशन बहुत कम है, लो कंपटीशन है, तो बढ़ा दीजिए प्राइस, कोई दिक्कत नहीं है। आपके कंपटीशन में तो कोई खड़ा ही नहीं है, तो यू विल गो क्लोजर टू द अपर लिमिट, इसके करीब जाएंगे। पर अगर फ्री कंपटीशन है, कोई भी आ रहा है, कोई भी बेच रहा है, तो आप चाहेंगे कि आपका सामान बिके, तो आप ज्यादा करीब रहेंगे फ्लोर प्राइस के। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस भी होते हैं। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई एक एसेंशियल प्रोडक्ट है, तो आपको उसको करीब रखना पड़ेगा फ्लोर प्राइसिंग के, उसके ऊपर आप बेच नहीं पाएंगे। उसके बाद प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी डिसाइड करता है कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा। अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते तो आप स्किमिंग करेंगे। स्किमिंग का मतलब होता है ना मलाई, स्किमिंग का मतलब ही होता है मलाई। तो मलाई मतलब
द रिच क्लास यू आर टारगेटिंग, तो आप हाई प्राइजेस को रखेंगे। अगर आपको शॉर्ट रन में प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है तो आप हाई प्राइस रखेंगे। अगर आपको मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट लॉन्ग रन में, कि भाई लंबे रेस के घोड़े हैं आराम से प्रॉफिट कमाएंगे, तो शुरुआत में आप प्राइस को कम रखेंगे, मतलब पेनिट्रेशन करेंगे। अगर आपको मार्केट शेयर ऑब्टेन करना है, लीडरशिप कमानी है मार्केट के अंदर, तो आप अगेन प्राइस को लोअर रखेंगे। एमसीक्यूज बन रहे हैं यहाँ से, देखो आप। और अगर आपको सर्वाइव करना है कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो आप अच्छे अच्छे प्रमोशन कैंपेन्स करेंगे, डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। अटेन प्रोडक्ट क्वालिटी में खेलना है तो बेस्ट इन क्लास क्वालिटी आप प्रोवाइड करिए और उसके पैसे आप चार्ज करिए, मतलब हायर प्राइजेस स्कीम। ओके, उसके अलावा आपने कौन सा मार्केटिंग मेथड यूज करा है वो भी डिसाइड करेगा कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या था, क्वालिटी कैसी है सेल्समैन की, एडवर्टाइजमेंट में कितना पैसा लगा रखा है, सेल्स प्रमोशन आपने कैसा कर रखा है, पैकेजिंग में कितना पैसा लगा है, एंड क्रेडिट फैसिलिटी टू द कस्टमर्स आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें जो आपको देखनी पड़ेंगी। थर्ड पी आता है आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड पी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सिंपल है कि आप एक्सचेंज कैसे कर रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी सामान कैसे पहुंचेगा। तो इट सिंपली मीन्स गेटिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द राइट प्लेस एट द राइट टाइम टू द राइट पर्सन। ओके, इसमें हम चैनल्स की बात कर लेते हैं। ये बेसिक चैनल आप सब लोगों ने देखा होगा, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, वहां से रिटेलर, वहां से कंज्यूमर। ये ओवरकम करता है द बैरियर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सामान कैसे पहुंचेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसको रिमूव करता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पे मैं काफी इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कशन करूंगा, इससे भी क्वेश्चन बना है। फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग का मतलब ये होता है जब आप होमोजीनियस ग्रुप में गुड्स, फॉर एग्जांपल ये आपका वेयर हाउस है, ठीक है, आपने होमोजीनियस ग्रुप्स में, मतलब आपके पास रॉ मटेरियल आया फॉर एग्जांपल वीट का, ओके, और आपने ये वीट को एक जगह पर सॉर्ट कर दिया होमोजीनियस ग्रुप्स में, उसको बोलेंगे सॉर्टिंग। अब ये होमोजेनियस गुड्स अलग अलग ग्रेड के हो सकते हैं, तो अगर आप इन्हें ग्रेड वाइज सॉर्ट कर रहे हैं, रख रहे हैं होमोजेनियस ग्रुप्स में, तो उसको बोलेंगे सॉर्टिंग। एक्यूमुलेशन का मतलब सिंपल होता है आपने सारा सामान लेके एक जगह पर एक्यूमुलेट कर दिया, रख दिया। एलोकेशन का मतलब होता है उसको आपने ब्रेक डाउन किया होमोजेनियस स्टॉक्स के अंदर, ठीक है। तो एलोकेशन का मतलब है कि भाई आपने ग्रेडिंग तो कर दी है, अब इस ग्रेड में फॉर एग्जांपल एक बैच है जो एक बायर के पास जाएगा, दूसरा बैच दूसरे बायर के पास जाएगा, तो यहां पर आपने क्या कर दिया, एलोकेशन कर दिया। एलोकेटिंग का मतलब ये होता है कि कैसे सामान को पहुंचाना फ्रॉम वन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, तो उसको एलोकेट कर दिया, उस तक पहुंचा दिया। असॉर्टिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। असॉर्टिंग का मतलब होता है जब आप बंडल्स को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मैन्युफैक्चरर से पेंसिल परचेज करी, एक से बैग, एक से बुक, एक से स्टेशनरी, और इनको क्रिएट करके आपने एक स्कूल किट बना दी। इसको बोलते हैं असॉर्टिंग, व्हेन यू आर क्रिएटिंग बंडल ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इनके डिफरेंसेस मतलब आप देख लेना प्लीज जरूर से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और नेगोशिएशन और रिस्क टेकिंग तो सिंपल है कि जो होलसेलर होता है या जो गुड्स को स्टोर कर रहे हैं जहाँ पर, वहाँ पे रिस्क टेकिंग होती है क्योंकि रिस्क को आपने ट्रांसफ़र कर दिया है। आगे आते हैं वेरियस चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? बहुत सिंपल है, जीरो लेवल, इसको हम डायरेक्ट बोलते हैं, जहाँ पर कोई भी इंटरमीडियरी नहीं होता है, सीधे मैन्युफैक्चरर से सामान कहाँ जाता है, कंज्यूमर के पास। क्योंकि आप सीधे सामान कंज्यूमर को बेच रहे हो तो आपके पास सबसे ज़्यादा लेवल ऑफ कंट्रोल होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, किसके पास सामान जाएगा, किस प्राइस में जाएगा, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। इनडायरेक्ट में अलग अलग आते हैं। इनडायरेक्ट में आता है 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। 1 लेवल में रिटेलर आ जाएगा बीच में, 2 में होलसेलर और रिटेलर दोनों आ जाएंगे, और 3 में एजेंट, होलसेलर और रिटेलर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है इसमें, इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि सूटेबल कौन सा है। तो 1 लेवल इज सूटेबल फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट, वहां पर ही सूटेबल रहेगा। 3 लेवल तब सूटेबल है जब आप
आपका जो सामान है ना वो बहुत वाइडली स्प्रेड है जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, बट उसकी जो लाइन ऑफ प्रोडक्ट है वो लिमिटेड है। मतलब किसी को अगर ये हम देखें पूरा एक कंट्री है फॉर एग्जांपल, इसके अलग अलग रीजन हैं, ओके, डिविजन्स हैं, तो अलग अलग डिविजन्स में कुछ लोग हैं जिनको ये सामान चाहिए, तो यहाँ पर आप एजेंट को हायर करोगे ताकि वो डायरेक्टली इन लोगों से कांटेक्ट करे। तो अगर आपकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो वाइडली स्प्रेड है पर जो आपका सामान है उसका लिमिटेड लाइन है, तो वहां पर यू विल गो विथ 3 लेवल ऑफ चैनल। फैक्टर्स क्या डिटरमाइन करते हैं चॉइस ऑफ चैनल, ये आप देख लेना, बहुत सिंपल है। अगर आप चाहते हो कि कंज्यूमर प्रोडक्ट आप बेचे तो आप बिग चैनल को रखिए, आप चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को बेचो तो आप स्मॉल चैनल रख सकते हैं। कंपनी अगर चाहती है कि वो कंट्रोल रिटेन करे अपने पास पूरा तो स्मॉल चैनल, अगर उसे कंट्रोल से फर्क नहीं पड़ता, उसके पास पैसे भी कम है, तो बिग चैनल। जो आपका कॉम्पिटिटर कर रहे हैं आप वही कर सकते हैं सिमिलर। मार्केट फैक्टर्स, अगर छोटा मार्केट है तो आप स्मॉल के थ्रू जाइए, अगर बड़ा मार्केट है तो आप बिग चैनल के थ्रू जा सकते हैं। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का मतलब है इकोनॉमी पे डिपेंड करेगा, अगर डिप्रेस्ड इकोनॉमी है तो स्मॉल चैनल के थ्रू आप जाइए, बिकॉज स्मॉल चैनल जो होता है वो रिलेटिवली अगर आप देखें स्मॉल चैनल थोड़ा सा महंगा पड़ता है ठीक है, तो अगर आपका इनफ फंड है तो आप स्मॉल चैनल के थ्रू जा सकते हैं, सिंपल सी ये बात है। ये कुछ कंपोनेंट्स है, ये देखो मैंने बातें ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर ली है ट्रांसपोर्टेशन की, वेयर हाउसिंग की, तो जो टेक अवे है उसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है। इन्वेंट्री कंट्रोल, अगर ज़्यादा इन्वेंट्री है, हायर लेवल ऑफ इन्वेंट्री है, तो हायर लेवल ऑफ सर्विस देनी पड़ेगी कस्टमर्स को, कैरिंग कॉस्ट भी आपकी हाई होगी, मतलब ज़्यादा पैसा लगेगा गुड्स को स्टोर करने में, और ज़्यादा जो फंड्स होंगे ना वो आपके स्टॉक में कन्वर्टेड होंगे, कैश बहुत देर में रिलीज होगा क्योंकि आपका मैक्सिमम पैसा उसी स्टॉक में लगा हुआ है जो वेयर हाउस में बैठा हुआ है। ये जस्ट इन टाइम ABC एनालिसिस, इनको आप देख लेना, ये थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है कि जस्ट इन टाइम का मतलब होता है जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट आएगी वैसे वैसे आप गुड्स को रीऑर्डर करेंगे। ABC का मतलब होता है प्रायोरिटी प्रोवाइड करते हैं A को, B को और C को अलग अलग, और एक और होता है इसमें EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इनको आप पढ़ लेना, ठीक है, इसके फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 4th P, प्रमोशन। प्रमोशन के 2 ट्विन ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक तो इन्फॉर्म करना अपने कस्टमर्स को और फिर उनको परसुएट करना कि वो उसको परचेज करें। इसके 4 इंपॉर्टेंट P हैं एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशंस और सेल्स प्रमोशन। अब देखो इसमें ना इंपॉर्टेंट क्या क्या बनता है एडवर्टीजमेंट के अंदर। एडवर्टीजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये पेड फॉर्म होता है, पैसे देके कराया जाता है, इम्पर्सनल होता है, और इसमें स्पॉन्सर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप बता सकते हो कि पैसे देने वाला कौन था, एडवर्टाइजिंग किसने करी है। तो ये कहाँ इसके मेरिट होते हैं, आप रीच कर सकते हो मासेस को, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब वो देखते हैं स्क्रीन पर कि ये कोई एक्टर उसको प्रमोट कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है, एक्सप्रेस कर सकते हो, क्रिएटिव हो सकते हो और इकोनॉमिकल होता है। एडवर्टीजमेंट एक बहुत ही सस्ता तरीका होता है सेल्स प्रमोशन का, क्योंकि पर यूनिट जो कॉस्ट होती है ना बहुत लो होती है। अगर मैंने ना 4 करोड़ का भी एडवर्टीजमेंट कैंपेन किया और मैंने 4 करोड़ गुड्स बेच दिए तो पर यूनिट मेरा 1 ही रुपए तो लगा, ठीक है। तो यहां पर यूनिट कॉस्ट आपकी बहुत कम हो जाती है। ऑब्जेक्शंस टू दी एडवर्टीजमेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्यों रिजेक्ट करते हैं या फिर इसके अगेंस्ट जाते हैं। एक तो ये बेफजूल आपके गुड्स को एक्सपेंसिव बनाता है क्योंकि गुड्स के अंदर जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होती है वो भी इंक्लूड होती है। सोशल वैल्यूज को अंडरमाइन करता है, कुछ भी प्रोपोगेट कर सकता है, कोई भी मटेरियलिज्म दिखा सकता है कि भाई आप ज़्यादा गुड्स को परचेज करें, जितना आप गुड्स परचेज करेंगे उतना आप खुश रहेंगे। तो ये मटेरियलिज्म को ज़्यादा प्रमोट करता है, बायर्स को कंफ्यूज करता है और इंकरेज करता है सेल ऑफ इन्फीरियर गुड। रजनीगंधा भी लोग परचेज कर लेंगे, इन्फीरियर गुड्स भी परचेज कर लेंगे
क्योंकि उनकी एडवर्टीजमेंट हो रही है। पर्सनल सेलिंग जो होता है ये अगला पी है सेल्स प्रमोशन का, या फिर प्रमोशन कहना चाहिए, फोर्थ पी। पर्सनल फॉर्म होता है कम्युनिकेशन का। इसमें आप पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं, फ्लेक्सिबल होता है ये। इसमें वेस्टेज नहीं होता एफर्ट का, बिकॉज जिसको सामान की ज़रूरत है सीधे आप उसके पास जाकर कनेक्ट करते हैं और आपको डायरेक्ट फीडबैक मिल जाता है। इम्पॉर्टेंट क्या है बिजनेस के लिए, उनके लिए इफेक्टिव फॉर्म प्रमोशन का डायरेक्ट फीडबैक मिलता है, मिनिमम वेस्टेज और रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, कुछ बातें रिपीट हो रही हैं, आप देखेंगे एनसीईआरटी में जैसे थी हमने वैसे ही उनको बुलेट पॉइंट्स पे कन्वर्ट कर दिया है। पर्सनल सेलिंग में कंज्यूमर का अटेंशन मिलता है, रिलेशनशिप्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, पर्सनल रैपो बनती है कस्टमर्स के साथ, इंट्रोडक्शन स्टेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कस्टमर्स के साथ एक लिंक क्रिएट करता है। पर्सनल सेलिंग जो है वो एक परसुएसिव रोल निभाता है, आप परसुएट करते हैं। इन्फॉर्मेटिव रोल निभाता है, आप इन्फॉर्म करते हैं अपने कस्टमर्स को, और सर्विस रोल भी वो परफॉर्म करता है। ठीक है, कस्टमर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सेटिस्फाई नीड करता है, लास्टिंग लेटेस्ट मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो कि हो सकता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपने आउटडेटेड इंफॉर्मेशन दिखा रखी है, पर अगर पर्सनल सेलिंग हो रही है तो आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ऐसे करके कुछ एडवांटेजेस हैं, इंपॉर्टेंस है कस्टमर्स के लिए। सोसाइटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इफेक्टिव डिमांड को कन्वर्ट करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, करियर एडवांसमेंट देता है, सेल्स क्योंकि उसके वजह से लोग ट्रैवल कर रहे तो टूरिज्म इम्प्रूव होता है, और प्रोडक्ट का यूनिफॉर्मिटी भी मेंटेन रहती है। तो अगेन यू आर फोकसिंग ओनली ऑन द की पॉइंटर्स। फिर गाइस सेल्स प्रमोशन पे आते हैं, थर्ड पी ऑफ प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट टर्म इंसेंटिव। इसके अंदर वो हर चीज़ आती है सिवाय पर्सनल सेलिंग की और पब्लिसिटी के, उसके अलावा जो भी चीज़ें होती है वो सेल्स प्रमोशन का ही पार्ट होता है। ये बाकी प्रमोशनल एफर्ट्स को सप्लीमेंट करता है। अगेन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरिट आप देख सकते हैं, अटेंशन नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में हेल्प करेगा और बाकी प्रमोशनल एफर्ट्स को सिनर्जाइज करेगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट करेगा। लिमिटेशंस क्या है, हो सकता है इसकी वजह से फर्म थोड़ी सी डेस्परेट साउंड करे, उनके इमेज को स्पॉइल भी कर सकता है कि वो क्यों शॉर्ट टर्म में इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स दे रही हैं। इनको देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिबेट का मतलब होता है थोड़े समय के लिए अगर आप डिस्काउंट देते हैं उसको रिबेट बोलते हैं। डिस्काउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम होता है। रिफंड मतलब हो गया कि आप कुछ रैपर्स को रिटर्न करेंगे तो शॉपकीपर आपको रिफंड दे देगा। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि भाई फॉर एग्जांपल आधे किलो शुगर ली तो 5 किलो आटा, वैसे 5 किलो आटा लोगे तो आधे किलो शुगर फ्री मिल जाएगी। क्वांटिटी मतलब कि 40% उसी चीज़ में एक्स्ट्रा कर दिया, या बाय 2 करो एक आपको फ्री मिल जाएगा। इंस्टेंट ड्रॉस का मतलब हो गया कंटेस्ट आप करा लीजिएंगे, स्क्रैच कार्ड, रैपर, बर्स्ट रैपर, विन अ कार ऑन ए टीवी, कंटेस्ट करा के। ठीक है, इनको आप गो थ्रू कर लेना, इसमें इनफ लिखा है जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पब्लिक रिलेशंस एक बार देख लेते हैं। पब्लिक रिलेशंस का सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये इसका सोर्स आप बता नहीं पाएंगे कि सोर्स क्या होता है। तो इट इज़ अ प्रोग्राम डिजाइन टू प्रमोट और प्रोटेक्ट द कंपनीज इमेज एंड इट्स प्रोडक्ट इन द आईज ऑफ द पब्लिक। पब्लिसिटी इसका एक पार्ट है, एडवर्टाइजिंग के सिमिलर होता है, बस दिक्कत ये कि नॉन पर्सनल होता है और इसका पेड फॉर्म नहीं होता है। पब्लिसिटी वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू होती है। ये फेवरेबल न्यूज़ के लिए होता है और इसका जो स्पॉन्सर है वो आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल न्यूज़, खबर का सोर्स क्या होगा वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। प्रेस रिलीज कर सकता है पीआर डिपार्टमेंट फर्म का मीडिया में। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, न्यूज़लेटर, एनुअल रिपोर्ट, ब्राउशर, लॉबी, काउंसलिंग। तो ऐसे करके ना ये यहाँ पे पीआर के इंपॉर्टेंसेस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपके 4 P's ऑफ मार्केटिंग खत्म हो जाते हैं। कुछ और बातें हैं जैसे मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, माइक्रो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, कंट्रोलेबल, तो इसको हम वापस से देख लेते हैं क्या क्या नाम है इसका। एक एब्रीविएशन है कॉस्मिक। ठीक है, कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर, मार्केट, इंटरमीडियरी एंड कॉम्पिटिशन। मैक्रो में क्या आ जाएंगे, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, इसका भी एब्रीविएशन है पेस्ट
DM, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिकल और नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके, इनको आप देख लेना। ये कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर लिखा है कि ये इन्होंने दिया था फिलिप कॉटलर ने कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल होता है कि कैसे वो गुड्स को परचेस करते हैं, बाय करते हैं, यूज़ करते हैं और वापस आखिरी में डिस्पोज कर देते हैं। तो इसके कंज्यूमर बिहेवियर के कुछ फैक्टर्स होते हैं, कल्चरल और सोशल। इनको आप देख लेंगे, बहुत सिंपल है। पर्सनल हो गया, साइकोलॉजिकल, ठीक है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस आप यहां पे देख सकते हैं। ऑलराइट, एवरीथिंग हैज बीन टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर आ जाते हैं। तो ये एक बेल शेप होता है, कितने लेवल होते हैं इसके अंदर, ये क्वेश्चन आया एग्जामिनेशन में। तो 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। मेजोरिटी 4 होते हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ये बेल शेप्ड का ग्राफ होता है। इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर ये मैच्योरिटी और फिर आखिरी में डिक्लाइन। इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हर स्टेज के, उनको आप देखना ज़रूर। कि इंट्रोडक्शन में सेल कम होती है, प्रॉफिट 0 होता है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इनोवेटर होता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस। मैंने आपको स्किमिंग और पेनिट्रेशन के बारे में बता दिया। स्किमिंग का मतलब होता है जब आप हाई प्राइस को रखते हैं, और पेनिट्रेशन का मतलब होता है जब आप लो प्राइसिंग रखते हैं। अगर रैपिड स्किमिंग होगी तो उसमें प्रमोशन ज़्यादा होगा, स्लो स्किमिंग होगी तो प्रमोशन कम होगा, पैसा कम लगेगा प्रमोशन में। रैपिड पेनिट्रेशन होगा तो जैसे ही रैपिड पढ़ेंगे, रैपिड का मतलब है हैवी प्रमोशन, स्लो का मतलब है लो प्रमोशन, और पेनिट्रेशन का मतलब है लो प्राइस, स्किमिंग का मतलब है हाई प्राइस। सिंपल इज दैट। वैसे ग्रोथ स्टेज है आपकी, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें फोकस किस में होता है, पेनिट्रेशन पे होता है, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, प्रॉफिट स्टार्ट जनरेटिंग। मैच्योरिटी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है आपके पास, और डिक्लाइनिंग में प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है। तो इनके स्टेप या पॉइंट्स को ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, फिर ये प्राइसिंग पॉलिसीज है। स्किमिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मलाई निकालना, हाई प्राइसेस रहते हैं यहाँ पर। और पेनिट्रेशन का मतलब होता है मैक्सिमम मार्केट कवर करना है। वो आप कैसे करेंगे, जब आप प्राइसेस को कम रखेंगे। फिर आता है आपका मार्केट सेगमेंटेशन, ये लास्ट टॉपिक है इसका। मार्केट को डिवाइड करना इन स्मॉलर ग्रुप्स। मास मार्केटिंग, जैसे वन प्रोडक्ट फॉर ऑल बायर्स, अमूल मिल्क इसका एग्जाम्पल है। लो कॉस्ट रखेंगे तो लो प्राइसिंग रहेगी पर हाई प्रॉफिट्स होंगे। माइक्रो मार्केटिंग का मतलब है जैसे जॉनसन एंड जॉनसन। सेगमेंट मार्केटिंग इसमें एक होती है जिसमें आप अलग अलग सेगमेंट्स को कैटे करते हैं। नीश मार्केटिंग क्या होता है, सब सेगमेंट ऑफ ए सेगमेंट। फॉर एग्जांपल आपने इजी लिक्विड बना दिया, डिटर्जेंट एक सेगमेंट हो गया, उसका भी आपने सब सेगमेंट कर दिया कि आपने इजी बना दिया, ये निकोटिक्स। लोकल का मतलब हो गया आपने कोई लोकल एरिया को आपने प्रेफर करा है, जैसे भोजपुरी मूवीज। और इंडिविजुअल का मतलब हो गया 1-to-1 मार्केटिंग, सेगमेंट जो एक ही इंडिविजुअल के लिए बना है। फॉर एग्जांपल टेलर हो गया, सलोन हो गया, या डेल के कंप्यूटर्स हो गए। ये है बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। जोग्राफिकल हो सकता है, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक हाँ, और बिहेवियरल। ओके, तो अब देखेंगे पूरे के पूरे नोट्स में कुछ ऑलमोस्ट 70-80 पन्नों के नोट्स थे हमारे, और इसमें आप देखेंगे कि कैसे हमने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, और उनसे आने के एमसीक्यूज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऑलराइट, नाउ आई होप इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि नोट मेकिंग कैसे करनी है। अगेन आई एम टेलिंग यू कैन ड्रॉप मी इन द कॉमेंट सेक्शन व्हाट डू यू वांट. We can either discuss about it, but I'm telling you I'm not that expert in all these subjects, all the units. तो the max I can do is provide you the notes PDF, और उनको देख के आप समझ में आ जाएगा आपको कैसे नोट मेकिंग करनी है. बट रिमेंबर द गोल्डन रूल, किसी और के नोट से आप कभी भी एग्ज़ाम को टारगेट मत करें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्रिएट योर ओन नोट्स. ओके, तो वट आई वॉज थिंकिंग, एंड मे बी यू कैन हेल्प मी आउट इन दिस एंड गिव योर फीडबैक ऑल्सो. आई वॉज थिंकिंग कि हम यहाँ पे ना MCQs की प्रैक्टिस सेट रखें और लाइव आए और उनको सॉल्व करें. तो इफ देर इज एनी पर्टिकुलर यूनिट यू वांट मी टू टॉक अबाउट, वी कैन डू दैट ऑल्सो.
और इफ़ यू वांट प्रैक्टिस सेट ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट है ज़रूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के ऊपर। एंड विद दैट दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।